जरा इमेजिन करो, 1982 का समय है। दिल्ली में एशियन गेम्स की तैयारियां एकदम जोरों पर चल रही हैं। हाँ, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। बिल्कुल। पूरे शहर में नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स खड़े किए जा रहे हैं और देश का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। लेकिन इन जगमगाते स्टेडियम्स को बनाने वाले जो मजदूर थे ना, उनकी असलियत कुछ और ही थी। उन्हें सरकार के तय किए गए मिनिमम वेज, मतलब न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम पैसा दिया जा रहा था। तो क्या इसे सिर्फ एक आम लेबर डिस्प्यूट माना जाएगा, या फिर ये भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक का खुला उल्लंघन है? ये बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि बाहर से देखने पर तो यही लगता है कि एक मजदूर खुद अपनी मर्जी से काम करने आ रहा है, उस पे कोई शारीरिक दबाव तो है नहीं। सही बात है, और इसका जवाब हम आज के इस सेशन में ढूंढेंगे। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार की। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम संविधान के पार्ट 3 में दिए गए आर्टिकल 23 और 24 का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये प्रावधान ब्रिटिश काल की बेगार और बाल श्रम जैसी प्रथाओं को जड़ से खत्म करते हैं। और हाँ, स्टूडेंट्स को ये भी बताएंगे कि एग्जाम में परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो ब्रिटिश काल और उससे पहले के दौर में बेगार और बंधुआ मजदूरी समाज का हिस्सा बन चुके थे। हाँ, मतलब ये एक तरह की संस्थागत गुलामी थी। एग्जैक्टली। और आर्टिकल 23 का जन्म ही इन सामाजिक बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए हुआ था। यह मुख्य रूप से दो चीजों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार। सही कहा आपने। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब सिर्फ इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं है। इसमें अंगों की तस्करी, महिलाओं या बच्चों को जबरदस्ती देह व्यापार में धकेलना, ये सब शामिल है। ये सीधे तौर पर इंसान की गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। और बेगार का मतलब तो हम सब समझते ही हैं कि बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना, जैसे पुराने जमाने में जमींदार करवाते थे। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड रुको। बेगार का मतलब तो समझ आता है कि आपने मजदूर को एक भी पैसा नहीं दिया। लेकिन अगर कोई इंसान मजबूरी में बहुत ही कम पैसों पर काम कर रहा है, तो क्या वो भी फोर्स लेबर कहलाएगा? मेरा मतलब है, पैसा तो मिल रहा है ना। यही वो सबसे बड़ा संवैधानिक रहस्य है जो हमारे एशियन गेम्स वाले सवाल का जवाब देता है। अच्छा। हाँ, जब एशियन गेम्स का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो इसे PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी मशहूर एशियाड वर्कर्स केस के नाम से जाना गया। 1982 का केस, राइट? एग्जैक्टली। इस केस में ठेकेदारों का तर्क बड़ा ही सीधा था। उन्होंने कहा कि मजदूर अपनी इच्छा से काम करने आ रहे हैं, उनके सिर पर किसी ने बंदूक तो रखी नहीं है। अगर उन्हें कम पैसा मिल रहा है और वे फिर भी काम कर रहे हैं, तो इसमें जबरदस्ती या फोर्स लेबर कहां से आ गया? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से तो ये सही लगता है। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि फोर्स या बल का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं होता, बल आर्थिक भी हो सकता है। अरे वाह, मतलब इकोनॉमिक फोर्स। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई इंसान भूखमरी से बचने के लिए या अपनी भयंकर गरीबी के कारण मिनिमम वेज से कम पर काम करने को मजबूर है, तो वो काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर रहा है। उसकी आर्थिक मजबूरी उससे जबरदस्ती काम करवा रही है। तो मिनिमम वेज से कम देना सीधे तौर पर आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम के लिए आपका कीवर्ड है एशियाड मिनिमम वेज। जब भी आर्टिकल 23 की बात आए, आपको एशियाड वर्कर्स केस और मिनिमम वेज का जिक्र करना ही है। बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। प्राइवेट ठेकेदार तो मजदूरों का शोषण कर सकते हैं, पर क्या खुद सरकार, जो कानून बनाती है, जो एक वेलफेयर स्टेट है, क्या वो ऐसा कर सकती है? ये भी एक बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब हमें 1983 के संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में मिलता है। मैंने इस केस के बारे में पढ़ा है। राजस्थान में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था ना उस वक्त। हाँ, भयंकर अकाल था। तो राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्य शुरू किए ताकि लोगों को कुछ काम मिल सके, सड़कें बनाना, मिट्टी खोदना, ये सब। लेकिन पेच ये था कि सरकार ने इसके लिए जो मजदूरी तय की, वो कानूनी मिनिमम वेज से कम थी। सरकार भी आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब कोई छूट? कोई छूट नहीं। कोर्ट का रुख बहुत स्पष्ट था कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसान की गरिमा से समझौता नहीं हो सकता। सरकार को हर हाल में मिनिमम वेज देना ही होगा। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल है।
अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का मामला। हाँ, ये हरियाणा के फरीदाबाद की पत्थर खदानों का केस था। बिल्कुल, जहां पीढ़ियों तक एक छोटा सा कर्ज चुकाने के लिए पूरा परिवार बंधुआ मजदूर की तरह काम करता था। ये आर्टिकल 23 का सबसे क्रूर रूप था। और इसी के बाद बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट और इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जैसे कानून जमीनी स्तर पर और सख्ती से लागू किए गए। सही कहा आपने। ये डाउट बहुत कॉमन है कि क्या सारे मौलिक अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ लागू होते हैं? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी एशियाड वर्कर्स केस के बारे में पहले सुना था। और यहाँ एक बात और जोड़ दूं, आर्टिकल 23 हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन रखता है। मतलब ये सिर्फ स्टेट के खिलाफ ही नहीं बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों जैसे ठेकेदारों और जमींदारों के खिलाफ भी लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पर मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। बताइए। तो क्या इसका मतलब ये है कि देश को कभी भी हमारी मुफ्त सेवा की जरूरत नहीं पड़ सकती? मतलब अगर कल को कोई युद्ध हो जाए या नेशनल इमरजेंसी लग जाए। ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है और संविधान निर्माताओं ने इसका ध्यान रखा था। इसके लिए आर्टिकल 23 क्लॉज 2 यानी इसका एक अपवाद दिया गया है। अच्छा। इसके तहत सरकार को यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक उद्देश्य यानी पब्लिक पर्पस के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है, जैसे सैन्य सेवा। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि सरकार ऐसी कोई भी सेवा लागू करते समय धर्म, जाति, मूलवंश या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये सबके लिए समान होगा। समझ गए। अब तक तो हमने वयस्कों की बात की जो आवाज उठा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग का क्या? बच्चों का शोषण कैसे रुकेगा? इसके लिए हमें संविधान के अगले महत्वपूर्ण प्रावधान यानी आर्टिकल 24 की तरफ जाना होगा। बिल्कुल। आर्टिकल 24 बहुत ही स्पेसिफिक है। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों का किसी भी फैक्ट्री, खदान या खतरनाक रोजगार में काम करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये एक एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है। सिंपल बोलूं तो संविधान निर्माता ये मानते थे कि बच्चों के हाथों में औजार नहीं, किताबें होनी चाहिए। हाँ, अगर बच्चा खदान में कोयला निकालेगा तो वो स्कूल कैसे जाएगा? बिल्कुल सही। और इसीलिए आर्टिकल 24 अकेला काम नहीं करता। हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। इसे आर्टिकल 21A जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है, उसके साथ मिलाकर बढ़ा जाता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी तो है ना? हाँ, आर्टिकल 39E और 39F जो बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की बात करते हैं। इन सबको मिलाकर एक सुरक्षा चक्र बनता है। और इस सुरक्षा चक्र को सबसे मजबूती मिली 1996 के MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस से। शिवकाशी का मामला। हाँ, स्टूडेंट्स इसे याद रखिएगा। MC मेहता केस तमिलनाडु के शिवकाशी में माचिस और पटाखा फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चे बारूद के बीच काम कर रहे थे। बहुत ही खतरनाक स्थिति थी वो। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ काम पे रोक नहीं लगाई बल्कि बाल श्रम को खत्म करने और बच्चों के पुनर्वास के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि कारखाने के मालिक को हर्जाना देना होगा और राज्य सरकार को उस बच्चे के परिवार के किसी बड़े सदस्य को नौकरी देनी होगी, ताकि परिवार की आर्थिक जरूरतें भी पूरी हों और बच्चा पढ़ाई कर सके। आज हमारे पास चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट भी है जो इन प्रावधानों को और सख्त बनाता है। तो एग्जाम के लिए आपका दूसरा मेमोरी लॉक कीवर्ड है MC मेहता, नो चाइल्ड इन माइन या फैक्ट्री। एग्जैक्टली। अच्छा, एग्जाम स्ट्रैटेजी की बात हो ही रही है तो चलिए आर्टिकल 23 और 24 के बीच का अंतर भी क्लियर कर देते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। हाँ, तो अगर आप तुलना करें, आर्टिकल 23 का स्कोप बहुत व्यापक है, मतलब ब्रॉड है। ये हर तरह के फोर्स्ड लेबर और मानव तस्करी को रोकता है और नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों पर लागू होता है। और इसके मुकाबले आर्टिकल 24 बहुत विशिष्ट है यानी स्पेसिफिक है। ये सिर्फ 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है। बिल्कुल। और एग्जाम में लॉ स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक खास टिप है। आंसर राइटिंग के दौरान PUD केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा और MC मेहता केस को शामिल करना एकदम कंपलसरी है, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। और हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन वाली लाइन तो पक्का लिखनी है। बहुत बढ़िया टिप है। तो आज के इस डीप डाइव ने ये साबित कर दिया है कि शोषण के खिलाफ अधिकार सिर्फ कागजी बातें नहीं है। एशियन गेम्स के मजदूरों को न्याय इसलिए मिला क्योंकि हमारा संविधान इंसान की गरिमा को सबसे ऊपर रखता है। बिल्कुल, इंसान कोई कमोडिटी नहीं है जिसका आप फायदा उठा सकें। अब जाते जाते मैं आप लोगों को सोचने के लिए एक नया और बहुत दिलचस्प मुद्दा देना चाहती हूँ। आज हमने फैक्ट्रियों और खदानों की बात की,
लेकिन आज के इस डिजिटल युग में जहाँ छोटे छोटे बच्चों से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, फैमिली व्लॉगिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए दिन रात काम करवाया जाता है, अरे हाँ, ये तो आज की बहुत बड़ी सच्चाई है। है ना? उन बच्चों को कैमरे के सामने घंटों एक्टिंग करनी पड़ती है। तो क्या भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इसे भी आर्टिकल 24 या 23 के तहत मानसिक या आर्थिक शोषण मान सकता है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। कानून को हमेशा समाज के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस पर सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।